जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं मस्त और बिंदास होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। अपना अरिथमेटिक्स में परसेंटेज टॉपिक चल रहा है। इसका जो लास्ट का सेशन हुआ था उसमें मैंने आपको जितने भी परसेंटेज से बेसिक कॉन्सेप्ट बनते हैं उन सभी बेसिक कॉन्सेप्टों को क्लियर करवाया और उनमें जितने भी लैंग्वेज के टाइप बनते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन भी मैंने बेस्ट तरीके से आपको सॉल्व करवाए। हर एक कॉन्सेप्ट पर मैंने कम से कम 3 से 4 टाइप की जो लैंग्वेज होती है उनसे रिलेटेड जिस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैंने बेहतर तरीके से आपको प्रैक्टिस करवाने की कोशिश की है। लास्ट के सेशन में लगभग अपने 86 नंबर तक के क्वेश्चन प्रैक्टिस हो चुके थे। आज के सेशन में इससे आगे बढ़ेंगे और आगे के कॉन्सेप्टों को सीखेंगे और आगे के कॉन्सेप्टों पर जिस तरीके से एक एग्जामिनर क्वेश्चन को क्रिएट करता है जो लास्ट ईयर में उसने क्रिएट किए हैं उन सभी क्वेश्चनों को बेहतर तरीके से अपन प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझेंगे, हर एक की पॉइंट को समझेंगे, ये कॉन्सेप्ट कैसे बनते हैं, एक एग्जामिनर किस लॉजिक से कॉन्सेप्ट को क्रिएट करता है और उस कॉन्सेप्ट पर अपनी लैंग्वेज और डाटा को मिक्स करके एक क्वेश्चन को क्रिएट करता है। जब आपको ये सारी चीजें पता हो जाएंगी कि एग्जामिनर की थिंकिंग क्या है एक क्वेश्चन को क्रिएट करने में, तो फिर आप बेहतर तरीके से उस कॉन्सेप्ट को भी ऑब्जर्व कर सकते हो और उसके अंदर जो कैलकुलेशन एक एग्जामिनर डालता है उस कैलकुलेशन को भी सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आइए आज के सेशन में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा है सबसे पहले अपन को कॉन्सेप्ट को सीखना है। कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट से एक ना एक टाइप आपसे जरूर पूछा जाता है। तो आपको बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट को समझना है, पूरी क्लियरिटी होनी चाहिए और शानदार तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है सबसे पहले आप लोग समझोगे फिर उसको नोट करोगे। तो कॉन्सेप्ट बहुत बेहतर है और उससे भी बेहतर तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो कॉन्सेप्ट क्या है पहले लैंग्वेज के तरीके से आप लोग समझो। लैंग्वेज क्या है, जब दो नंबर का प्रोडक्ट, मैंने क्या बोला है, जैसे हमारे पास दो नंबर है ए और बी, इनका जो प्रोडक्ट है यानी कि गुणनफल अगर कांस्टेंट हो जाता है, अगर कांस्टेंट हो जाता है तो आपकी 100% कंडीशन होती है कि एक नंबर की जो वैल्यू होगी वो दूसरे नंबर की कैसे होगी, रिवर्स रेशियो में होगी, यानी व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होगी। यानी अगर हम ए की बात करेंगे तो ये क्या होगा, बी के रिवर्स रेशियो में होगा, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती अनुक्रमानुपाती होगा। व्युत्क्रमानुपाती अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, जैसे मेरे पास एक नंबर है 5, मेरे पास एक नंबर है 5, मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, 5 गुणे 1। तो यहां पर आप लोगों को समझना है अगर हम 5 के व्युत्क्रमानुपाती की बात करेंगे तो इसका ये जो इनटू में है ये कहां पर पहुंच जाएगा, डिवाइड में, यानी 5 का व्युत्क्रमानुपाती 1/5 होगा और 1/5 का व्युत्क्रमानुपाती 5 होगा। बात क्लियर है, ये मैंने आपको कल के सेशन में भी क्लियर करवाई थी। अब आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पर। कॉन्सेप्ट में मैंने बोला है आपसे कि अगर कोई दो नंबर है और उनका जो प्रोडक्ट है यानी कि गुणनफल वो कैसे है, कांस्टेंट है, यानी कि फिक्स है। तो इस कंडीशन में मैंने बोला है कि जो नंबर होगा वो एक नंबर की वैल्यू दूसरे नंबर के व्युत्क्रमानुपाती होगी। और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है वो मैंने यहां पर आपको आज फिर से समझा दिया है। उम्मीद है जो लैंग्वेज मैंने बोली है वो आपके माइंड में थोड़ी बहुत जरूर बैठी होगी। अब इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे, हम समझेंगे कि ये कॉन्सेप्ट कैसे बना है। हर एक पॉइंट पर डिटेल में अपन डिस्कस करने वाले हैं कि ये कॉन्सेप्ट कैसे यूज करोगे आप और इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन भी कैसे पूछे जाते हैं। तो ध्यान से समझना, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा। जैसे मैंने एक कोई वस्तु परचेस की जिसकी वैल्यू कितनी है 15, और मैंने ऐसी लगभग मैंने आपके सामने 8 वस्तुएं खरीदी। एक वस्तु की जो वैल्यू है वो 15 है यानी 15 है और मैंने 8 वस्तुएं खरीदी। फिर आपको इसका टोटल जो एक्सपेंडिचर होगा, जो खर्च होगा, वो कितना हो जाएगा आपका 120। ये आप लोग बेहतर तरीके से समझते हो कि कोई चीज अगर हम परचेज करते हैं तो उस चीज की जो प्राइस होती है वो प्राइस और कितने नंबर में वो वस्तु हमने खरीदी है, वो थिंग्स मैंने कितने नंबर में खरीदी है उनका क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो टोटल जो एक्सपेंडिचर होता है, जो टोटल खर्च होता है वो हमारा निकल के आता है। बात समझ में आई? बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना।
अब आगे कॉन्सेप्ट क्या बनता है कि जो वस्तु की कीमत आपने 15 रखी थी पहले, अब उस वस्तु की कीमत आगे जैसे ही ये बढ़ा तो ये हो गया आपका 20। कितना हो गया? 20 हो गया। तो आप एक बात बताइए, अगर वस्तु की कीमत 15 से 20 हो गई और आपने अपने एक्सपेंडिचर को नहीं ना तो बढ़ाया है और ना घटाया है, यानी पहले जो 120 था आज भी 120 है, तो यहां पर आपको जो देखने को मिलेगा, यहां पर आप देखोगे कि हम जो पहले 8 वस्तुएं खरीद रहे थे, अब हमारी वस्तुओं की संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 20 का अगर आप 120 में भाग दोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 6 आएगा। यानी कि पहले आप 8 वस्तुएं खरीद रहे थे, बाद में जब आपका प्राइस बढ़ गया उसका, तो फिर आप केवल 6 वस्तुएं ही खरीद पा रहे। कितने में? जितने में आपने ये 15 रुपए के हिसाब से 8 वस्तुएं खरीदी थी। यानी यहां पर आप देखो, ये आपका कांस्टेंट रहा, यानी फिक्स रहा। आपने अपने इस एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च को नहीं बदला, आपने खर्च को कांस्टेंट रखा, तो आपको यहां पर जो चेंजेस मिला है वो प्राइस और किस में देखने को मिला है? आपकी क्वांटिटी में। आपने क्वांटिटी यानी कितनी संख्या में वो चीजें खरीदी, उसकी वैल्यू और जो प्राइस की वैल्यू है, दोनों में चेंजेस देखने को मिला है। ये आपका बेसिक हो गया। लेकिन मैंने आपसे बोला है कि एक नंबर दूसरे नंबर के रिवर्स रेशियो में होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा, तो वो लॉजिक यहां कहां पर है सर, उसको एक्सप्लेन कीजिए। बिल्कुल आप लोग देखिएगा, यहां पर जैसे आपने 15 से 20 कर दिया, 15 से प्राइस कितनी हो गई? 20। अगर हम बात करेंगे 15 से 20 के रेशियो की, क्या करेंगे? 15 से 20 के रेशियो की, तो आप रेशियो जब लोगे तो रेशियो आ जाएगा आपके सामने 3:4। क्या आ जाएगा? 3:4। और हम अगर बात करेंगे यहां पर किसकी? यहां क्वांटिटी की, यानी नंबर्स ऑफ थिंग्स, यानी वस्तुओं की संख्या की, तो यहां पर आप देखोगे इनकी रेशियो की बात करेंगे तो इनका रेशियो आएगा 8:6। 2 से ये डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका? 4:3। तो आप लोग ध्यान से देखो, दोनों रेशियो में एक रिलेशन मिलेगा आपको। यहां पर आपका जो रिलेशन निकला है वो 3:4 निकला है, और यहां पर जो रिलेशन निकला है वो 4:3, यानी जस्ट इसके अपोजिट रेशियो के बराबर होगा। रिवर्स रेशियो अपोजिट रेशियो के बराबर हो गया। यानी पहले रेशियो 3 और 4 का था, अब जो रेशियो हो गया वो 4:3 हो गया। बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आप इस बात को एक्सेप्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? कॉन्सेप्ट की लैंग्वेज किस तरीके से क्रिएट होती है। तो यहां पर मैंने कहा है कि कोई दो नंबर है और अगर उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो यहां पर आपका एक नंबर जिस रेशियो में होगा, दूसरा नंबर उसकी जस्ट अपोजिट रेशियो में होगा, रिवर्स रेशियो में होगा। किसमें होगा? रिवर्स रेशियो में होगा। और यहां पर आपने देख लिया, आपने एग्जाम्पल के थ्रू देखा कि अगर पहले 15 से 20 हुआ तो इसका रेशियो क्या हो गया? 3:4। तो हमारी जो क्वांटिटी थी इसका रेशियो क्या हो जाएगा? 4:3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4:3। एक और एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेता हूं, उससे और अच्छे से आपको समझ में आएगा। कैसे? यहां पर मैंने ले लिया एक एक्सपेंडिचर, मैंने आपके सामने ले लिया एक्सपेंडिचर, बराबर क्या होता है? प्राइस प्राइस गुणे क्या होता है आपका? कंजम्पशन। ये फॉर्मूला आपको पता होगा बेहतर तरीके से। डेली रूटीन का ये जो कॉन्सेप्ट है वो आप डेली रूटीन में भी यूज करते हो। आप किसी शॉप पर जाते हो तो टोटल जो आपका खर्चा होता है वो किसके बराबर होता है? किसी वस्तु के प्राइस इंटू क्वांटिटी के, कंजम्पशन के। आप कितना कंजम्पशन करते हो, कितनी खपत करते हो। हिंदी वाले लिख सकते हैं इसको खर्चा, और इसको क्या लिखोगे? प्राइस को लिखोगे आप कीमत, और कंजम्पशन का मतलब हो जाएगा खपत। आप कितनी खपत करते हो। बात क्लियर है? अब यहां से हम समझेंगे, यहां से हम क्या समझेंगे कि कॉन्सेप्ट की लैंग्वेज क्या है। तो यहां पर मैंने कहा है आपसे कि एक फैमिली है, एक परिवार है, वो चावल परचेस करता है और चावल की जो प्राइस है वो 40 रुपए क्या है?
₹40 पर केजी है। एक फैमिली है जो चावल को परचेस करती है और 1 केजी चावल की जो वैल्यू है वो ₹40 है और वो पूरे महीने भर के लिए लगभग 30 केजी चावल परचेस करती है। तो आप बताओ इसका टोटल जो एक्सपेंडिचर होगा, जो टोटल खर्च होगा वो कितना होगा? तो आप तुरंत जवाब दोगे 40 इंटू 30 यानी कि कितना हो जाएगा? ₹1200। कितना हो जाएगा? ₹1200। लेकिन होता क्या है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ा तो यहां पर जो चावल की प्राइस थी वो 40 से 50 हो गई। चावल की जो प्राइस थी वो 40 से कितनी हो गई? 50 हो गई। पहले जो चावल आपको ₹40 का मिल रहा था, अब उस चावल की जो वैल्यू है वो 50 हो गई। लेकिन यहां पर जो फैमिली का एक्सपेंडिचर था, जो खर्च था, उसने क्या रखा है इसको कांस्टेंट, यानी कि जितना खर्चा पहले था उतना ही अभी भी खर्चा करने के लिए तैयार है। इससे ना वो कम कर रहा है खर्च और ना ज्यादा करने को तैयार है। यानी पहले ₹1200 खर्च कर रहे थे 1 महीने के चावल पर, तो आज भी वो ₹1200 खर्च करने को तैयार है। किस पर? 1 महीने के चावल के लिए। क्या है? 1 महीने का जो चावल का राशन है उस पर केवल ₹1200 खर्च करने को तैयार है। इससे कम या ज्यादा वो करने के लिए तैयार नहीं है। तो यहां पर ऐसा तो है नहीं कि अगर हम खर्चा ना बढ़ाएं या खर्चा को कम ना करें तो जो थिंग्स होती हैं, जो वस्तुएं होती हैं, उनकी प्राइस में चेंजेस ना है। प्राइस में तो चेंजेस होता है। तो वही हो गया कि जो ₹40 प्राइस था अब वो 50 में मिलने लगा। जो 1 किलो चावल था जो 40 में मिल रहा था अब वो कितने में मिल रहा है? 50 में। बात समझ में आई? तो यहां पर आप लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि अब जो हमारी यहां पर क्वांटिटी थी, जो चावल खरीद रहे थे 1 महीने में 30 केजी, वो 40 के रेट में खरीद रहे थे। तो यहां आप रेट 50 का हो गया, प्राइस 50 हो गया, तो क्या हमारी क्वांटिटी में डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। जब प्राइस बढ़ जाएंगे तो हमारी जो क्वांटिटी है वो कितनी हो जाएगी? कम हो जाएगी। कितनी कम होगी? ध्यान से देखो। टोटल एक्सपेंडिचर कितना है? 1200 का। तो यहां पर आप देखोगे 50 से जब इसको डिवाइड करोगे तो आपका कितना निकल के आएगा? यहां पर 24 केजी। अब जो आप चावल खरीद रहे हो वो 1 महीने के लिए केवल 24 केजी ही चावल खरीद पाओगे। कितने में? 1200 में। अगर आप अपने खर्च को बढ़ाना नहीं चाहते हो, केवल फिक्स रखना चाहते हो, जो पहले खर्च कर रहे थे वही इस टाइम भी अगर खर्च करना चाहते हो, तो आपका जो चावल का प्राइस ₹50 हो गया, तो उस ₹50 की प्राइस के हिसाब से आप केवल 24 किलो ही चावल खरीद पाओगे। अब हम बात करेंगे कि यहां जो प्राइस का रेशियो है वो क्या है। प्राइस के रेशियो की बात करेंगे तो देखो यहां 40 था, 40 से 50 हो गया। जो चावल की प्राइस थी वो 40 से कितनी हो गई? 50। अगर हम रेशियो की बात करेंगे तो रेशियो क्या निकल के आएगा? 4:5। क्या निकल के आया? 4:5। यानी कि अगर हम पहले 4 यूनिट खर्च कर रहे थे तो अब हमें 5 यूनिट खर्च करने पड़ेंगे 1 केजी पर। तो यहां पर देखो अब हमारी जो क्वांटिटी है इसका रेशियो क्या है? यहां पर जो रेशियो निकल के आया है 30:24। जो पहले हम 30 केजी खरीद रहे थे अब हम 24 केजी ही खरीद पाएंगे। और अगर हम रेशियो की बात करेंगे तो यहां पर जो रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? यहां आप काटोगे किससे? यहां पर 6 से। 6 पंचे 30 और 6 चौके 24। बात समझ में आई? तो यहां पर देखो यहां जो रेशियो मिला है आपको, रेशियो किसका मिला है? ये आपका रेशियो है प्राइस का। ये रेशियो है आपका प्राइस का। और ये वाला जो रेशियो है ये रेशियो है आपका कंजम्पशन का। बात समझ में आई? तो ध्यान से देखो प्राइस और कंजम्पशन का दोनों का रेशियो देखो एक दूसरे के कैसे है? रिवर्स है। अगर प्राइस का रेशियो 4:5 है, अगर जो प्राइस है, जो कीमत का अनुपात 4:5 है, तो यहां पर कंजम्पशन यानी कि खपत का रेशियो रिवर्स में हो गया 5:4। क्या एग्जांपल आपको समझ में आया कि कॉन्सेप्ट बेसिकली है क्या? अभी हम वो चीज तो बाद में सीखेंगे कि इससे क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे,
किस किस लैंग्वेज से बनेंगे और कितने टाइप बनेंगे वो हम बाद में सीखेंगे। पहले कॉन्सेप्ट का जो लॉजिक है, जिस तरीके से कॉन्सेप्ट बना है कि आप बिना बेसिक किए आप क्वेश्चन को कॉन्सेप्चुअली तरीके से सेकंडों में सॉल्व कर लो, उसके पीछे का जो लॉजिक है वो क्या है, आपको मैं वो सारी क्लियरिटी समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैंने जो कॉन्सेप्ट लिखा था यहां पर, मैंने जो कॉन्सेप्ट लिखा था कि इफ ए इंटू बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो ए की जो वैल्यू होगी वो बी के कैसे होगी, व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होगी, या कह सकते हो आप एक दूसरे की जो वैल्यू होगी वो रिवर्स रेशियो में होगी। तो वो किस तरीके से होगी, मैंने दो एग्जांपल लिए हैं, उम्मीद करते हैं इन दोनों एग्जांपल से आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। एक एग्जांपल मैं और लूंगा और बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एक फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से पता होगा, चाल बराबर जो होता है वो होता है दूरी बटे समय, यानी कि स्पीड बराबर जो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हम यहां से नया फॉर्मूला बनाएं, डिस्टेंस इक्वल टू यानी कि दूरी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, स्पीड इंटू टाइम। क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, चाल गुणे समय। दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय। बात समझ में आई? आप ध्यान से समझो, जो कॉन्सेप्ट आपने वहां पर यूज किया है क्या वो कॉन्सेप्ट यहां पर भी लगेगा? बिल्कुल लगेगा। मान लीजिए आप 400 किलोमीटर की दूरी तय करते हो, आपकी जो चाल है वो 40 किलोमीटर पर आवर है, यानी एक घंटे में आप 40 किलोमीटर की दूरी तय करते हो और आपको जो टोटल दूरी है वो 400 किलोमीटर तय करनी है। तो इसमें जो आपका टाइम लगेगा, इसमें जो आपका टाइम लगेगा वो 10 आवर लगेगा। इस बात को तो आप बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे, इस बात को आप बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे, ये ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि आप लोग मेहनत से पढ़ रहे होंगे, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है कि हमें अपनी उम्मीदों को और अपने सपनों को पूरा करना है, तो उसके लिए मेहनत बहुत जरूरी है। और जब आप मेहनत से पढ़ोगे तो एक एक कॉन्सेप्ट आपको इतनी आसान तरीके से समझ में आएगा कि आप कॉन्सेप्ट कैसे बनते हैं, ये इस बात पर आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे और आप खुद से कॉन्सेप्ट को क्रिएट करने लगोगे। एक कॉन्सेप्ट, ये जो कॉन्सेप्ट होते हैं कहीं से बन के नहीं आते हैं कि किसी और ने बना दी। ऐसे ही जब मेहनत करते रहोगे डाटा के ऊपर, लैंग्वेज के ऊपर, तो आप खुद से सोचने की क्षमता रखोगे कि कॉन्सेप्ट कैसे बनते हैं। क्या आप कॉन्सेप्ट को बना पाओगे? बिल्कुल, जब मेहनत करोगे तो कॉन्सेप्ट भी आप खुद से बनाओगे। आप खुद ऐसे ऐसे लॉजिक क्रिएट करोगे कि जो एक एग्जामिनर उस कॉन्सेप्ट को सोच ही नहीं पाएगा। लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको बेहतर तरीके से क्लियर करना पड़ेगा, एक एक की पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो मेहनत से पढ़ो, हर एक चीज आसान हो जाएगी। तो मैंने क्या बोला यहां पर कि जब आपको टोटल डिस्टेंस 400 दी गई थी और आप 40 की स्पीड से इस दूरी को कंप्लीट करना चाहते हो, तो आपको कितना टाइम लगेगा, 10 आवर। अब यहां पर हमने दूरी को फिक्स उतना ही रखा जो पहले रख रहे थे, यानी कि 400 किलोमीटर ही रखा। अब यहां पर मैंने स्पीड को चेंज कर दिया। पहले जो दूरी हम 40 की स्पीड से तय कर रहे थे, अब वो दूरी हम कर रहे हैं 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये सिंपल डाटा से मैं आपको इसलिए समझाने की कोशिश करता हूं क्योंकि ये आपको आसान तरीके से समझ में आ जाए। फिर एग्जामिनर का जो डाटा है उस पर तो हमें पर्टिकुलर काम करना ही है, उनको तो हम क्वेश्चनों में प्रैक्टिस करेंगे ही करेंगे, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट को आसान तरीके से समझ लिया जाए। बात क्लियर है? तो अब हम आपसे बात पूछेंगे कि यहां पर आपका जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, यहां पर आपका जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा। तो अभी आप कैसे निकालोगे, 50 से इसको डिवाइड करोगे तो आपका यहां पर टाइम निकल के आएगा 8 घंटे, 8 आवर। बात समझ में आई? बात समझ में आई? आप ध्यान से समझो, अगर आप ऐसे ना करते, अगर आप ऐसे ना करते तो फिर कैसे निकालते? तो आप देखते यहां पर जो आपकी स्पीड थी पहले 40 थी, पहले स्पीड आपकी 40 थी, फिर आपकी स्पीड हो गई 50। इन दोनों
का अगर आप रेशियो लोगे, अगर आप चाल का रेशियो लोगे, तो समय का जो रेशियो होगा वो चाल के रेशियो के कैसे होगा, रिवर्स में होगा। यहां रेशियो निकल के आया 4:5। तो यहां ये जो रेशियो है ये स्पीड का रेशियो है। किसका रेशियो है? स्पीड का रेशियो है। आपको टाइम का रेशियो निकालना था। तो क्या आपको ये समझ में आ गया कि टाइम का जो रेशियो होगा वो रेशियो क्या होगा आपका 5:4। जो स्पीड का रेशियो है जस्ट इसका रिवर्स क्या हो जाएगा आपका टाइम का रेशियो। अगर आपको क्लियर करना है तो देखो, पहले टाइम आपका कितना था 10 आवर, फिर आपका टाइम हो गया 8 आवर। अगर आप इन दोनों का रेशियो लोगे तो बेहतर तरीके से आपको पता है कि ये रेशियो कितना आ जाएगा आपका 5:4। क्या आ गया? 5:4। तो देखो यहां पर कॉन्सेप्ट से आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। और मैंने 3 एग्जाम्पल से आपको ये क्लियर करने की कोशिश की है कि 2 नंबर का अगर प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो एक नंबर की वैल्यू दूसरे नंबर के रिवर्स रेशियो में होगी। तो कॉन्सेप्ट क्या है, इस बात को आप लोग बेहतर तरीके से समझ पाए कि नहीं समझ पाए। अगर ये बात आपको समझ में आ गई कि कॉन्सेप्ट की लैंग्वेज क्या है और कॉन्सेप्ट में जो डाटा होता है उसमें जो लॉजिक है वो किस तरीके का है, तो हम अब आगे बढ़ेंगे कि एक जो एग्जामिनर है वो कितने टाइप से क्वेश्चन को क्रिएट कर सकता है। बात समझ में आई? किस किस लैंग्वेज से एक एग्जामिनर इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को क्रिएट कर सकता है। अभी हम प्रैक्टिस करेंगे तब तो समझ में आएगा ही आएगा कि कैसे लैंग्वेज क्रिएट होती है, लेकिन हम कॉन्सेप्ट से पहले इस बात का अनुमान लगाएंगे, अंदाजा लगाएंगे कि इस कॉन्सेप्ट से बेसिकली कितने टाइप बन सकते हैं। बात समझ में आई? तो ध्यान से समझना इस बात को। सबसे पहला जो टाइप होगा, सबसे पहला टाइप क्या बनेगा? सबसे पहला टाइप बनेगा कि अगर एक पर्सन है, जैसे इसी एग्जांपल से हम समझेंगे टाइप को, एक पर्सन है 40 की स्पीड से जाता है और 50 की स्पीड से आता है। तो यहां पर क्या हुआ, जहां तक वो गया वो 40 की स्पीड से गया, वहां से जब रिवर्स आया यानी टोटल जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट हो गई, क्योंकि यहां से ए से चलना स्टार्ट किया और बी तक गया। तो जब वो गया तो इस टाइम उसकी जो स्पीड थी वो 40 की थी, लेकिन जब वो रिवर्स में यहां पर आया तो वो 50 की स्पीड से आया। समझना ध्यान से। तो यहां पर आप देखोगे जो आपकी डिस्टेंस है वो कैसी हो गई, कांस्टेंट। ये बात आपको समझ में आई? एग्जामिनर ऐसे नहीं बोलेगा कि कोई पर्सन है, कोई व्यक्ति है, वो 400 किलोमीटर की दूरी तय करता है, जाते समय वो 40 की स्पीड से जाता है, तो आते समय उसको कितना टाइम लगेगा। ऐसे क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में। क्वेश्चन कैसे आते हैं उनको समझो। एग्जामिनर ये बोलेगा, एग्जामिनर ये बोलेगा कि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को तय करता है, अगर पहले वो 40 की स्पीड से जाता है और बाद में वो 50 की स्पीड से आता है, तो यहां पर उसकी जो टाइम है उसमें कितने परसेंट की कमी होगी। तो आपको ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। अगर आपको चाल दी गई है कि पहले आपकी चाल 40 थी और अब आपकी चाल 50 हो गई, तो यहां पर आपकी जो चाल यानी स्पीड का जो रेशियो होगा टाइम का कैसे होगा, रिवर्स रेशियो में होगा। स्पीड को मैंने एस लिख दिया, टाइम को मैंने क्या लिख दिया, टी लिख दिया। अगर हम स्पीड के रेशियो की बात करेंगे तो ये 4:5 आ जाएगा। तो हम आपसे पूछे कि टाइम का रेशियो क्या होगा, तो आपका तुरंत जवाब आएगा कि सर ये होगा आपका 5:4। अब जो एक एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा वो किस तरीके से पूछेगा उसको समझो। वो आपसे कह सकता है कि अगर स्पीड का रेशियो 4:5 है तो आपके टाइम में कितने प्रतिशत की कमी आ जाएगी। तो ध्यान से देखो, यहां पर पहले आपको टाइम लग रहा था 5 यूनिट, फिर जब आपकी स्पीड बढ़ गई तो आपको टाइम लग रहा है 4 यूनिट। पहले जो टाइम आपको 5 यूनिट लग रहा था, अब आपको उसी दूरी को सेम डिस्टेंस को कवर करने में 4 यूनिट का टाइम लग रहा। कितना कम हो गया आपका, 1। कितना कम हो गया, 1। किस पर कम हुआ, 5 पर।
कंपैरिजन किससे किया आपने? 5 से। तो यहां पर आपका जो टाइम होगा वो कितना कम लगेगा? 1/5। अगर हम इस परसेंटेज की बात करेंगे तो कितने परसेंट कम लगा आपका? 20%। कितने परसेंट कम टाइम लगा? 20%। क्या इस बात को आप फाइंड कर पाओगे? बिल्कुल कर लोगे। ध्यान से समझो। अगर हम बात करेंगे, आपको दिया गया है टाइम का रेशियो, कि टाइम का रेशियो 2 क्या है? 4 है, सॉरी 2:3 है। टाइम का रेशियो 2:3 है और एग्जामिनर आपसे कहे कि स्पीड का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, तो आपको बेहतर तरीके से पता होगा टाइम के रेशियो का रिवर्स हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? 3:2। क्या हो जाएगा? 3:2। इस बात को आप क्लियर तरीके से समझ पाए? अगर हम पूछें कि यहां जो स्पीड है, स्पीड में कितने परसेंट की कमी आई, तो क्या आप निकाल पाओगे? बिल्कुल निकाल पाओगे। कैसे? यहां पहले आपको जो स्पीड थी वो 3 यूनिट थी, फिर जब आपने अपने टाइम को बढ़ा दिया, यहां 2 से 3 कर दिया, तो अब आपकी स्पीड कम हो गई 2 यूनिट। अगर हम बात करेंगे कि कितनी वैल्यू कम हुई, तो 1 कम हुई। कितने पर? 3 पर। और अगर हम इसको परसेंटेज में बदलेंगे तो हमारी स्पीड 1/3 का परसेंटेज में जो वैल्यू होता है वो 33.33% होता है। यानी कि हमारी जो स्पीड है वो कितने प्रतिशत कम हो गई? 33.33% कम हो गई। बात समझ में आ गई? यानी 2 टाइप आपके क्लियर हो गए। एक तो आपसे स्पीड के रेशियो से स्पीड का परसेंटेज पूछ सकता है, और दूसरा आपको टाइम का परसेंटेज पूछ सकता है कि कितने परसेंट की कमी हुई, कितने परसेंट की वृद्धि हुई। ऐसे ही स्पीड में पूछ सकता है कितने परसेंट की कमी हुई और कितने परसेंट की वृद्धि हुई। कैसे निकालना है वो चीज मैंने आपको पूरी विथ एग्जांपल से समझाने की कोशिश की है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको पूरा का पूरा लॉजिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट टाइप आपका क्या बन सकता है? जैसे यहां पर देखो, इस एग्जांपल से हम समझेंगे एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या होता है? प्राइस इंटू कंजप्शन। प्राइस गुणे कंजप्शन, यानी कि खर्चा बराबर होता है कीमत गुणे खपत। तो यहां एग्जांपल से समझिए, एग्जांपल से समझोगे तो एक एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन को क्रिएट करेगा, तो वो कह सकता है, वो क्या कह सकता है कि एक पर्सन है किसी वस्तु पर, एक जो पर्सन है किसी वस्तु पर वो अपने खर्चे को क्या रखना चाहता है? सेम रखना चाहता है। यानी कि खर्चे में ना वो वृद्धि करना चाहता है और ना कमी करना चाहता है, खर्चे में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता है। और उसकी जो कीमत में, जो वो वस्तु परचेज कर रहा है उसकी कीमत में मान लीजिए 20% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। 20% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। तो उसका जो कंजम्पशन है, जो खपत है, वो कितने प्रतिशत कम हो जाएगी? तो ध्यान से समझो, मैंने क्या बोला है कि जो उसकी प्राइस है, जो प्राइस 20% बढ़ गई, कीमत 20% बढ़ गई, तो यहां पर ध्यान से देखो उसके कंजम्पशन में कितने परसेंट की कमी आ जाएगी? उसके खर्च में, सॉरी खपत में कितने प्रतिशत की कमी आ जाएगी, ये उसने आपसे पूछा है। तो देखो कैसे निकाला जाता है। हम बात करेंगे यहां पर 20%, यानी 1/5 इंक्रीज हुआ है तो प्लस हो जाएगा। हमने मान लिया पहले 5 यूनिट था, किसी वस्तु की प्राइस पहले 5 यूनिट थी और ये 5 यूनिट से 20% बढ़ गई, यानी कितना बढ़ जाएगा? 1। 5 का 20% कितना आएगा? 1। अब 5 से 1 बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 6। इस बात में समझने में तो दिक्कत नहीं है कि ये 5 से 6 कैसे हो गया, मैंने 5 क्यों माना, ये तो आपको बेहतर तरीके से क्लियर हो गया होगा। क्योंकि 86 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद अगर आप लोगों को ये डाउट आ जाएगा कि आपने 5 से 6 कैसे कर दिया, आपने 5 यूनिट कहां से लिया, तो फिर आप लोग पढ़ने के मूड में नहीं हो, आप सिलेक्शन लेना नहीं चाहते हो, आप केवल अपने टाइम को खराब करना चाहते हो। लेकिन अगर आपको क्लियर तरीके से समझ में आ गया तो आप परफेक्ट तरीके से मेहनत कर रहे हो और बेहतर तरीके से आपका रिजल्ट आएगा, इस बात का मैं गारंटी के साथ दावा दे सकता हूं। ठीक है, यहां पर समझो, पहले 5 था अब 6 हो गया, यानी रेशियो क्या हो गया यहां पर प्राइस का? 5:6। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर जो कंजम्पशन है,
यानी जो खपत है उसका रेशियो क्या होगा, तो तुरंत आपका जवाब आना चाहिए कि इस जो प्राइस है इसके रेशियो का अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6:5। क्या हो जाएगा, 6:5। अब हमसे पूछा गया है कि कितने परसेंट की कमी हुई है। जब हमारी प्राइस में इंक्रीज होगा, जब हमारी कीमत बढ़ेगी, तो हमारी जो खपत है वो कैसे हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि हम जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्च है, उसको क्या नहीं करना चाहते हैं, ना कम करना चाहते हैं ना बढ़ाना चाहते हैं। हम उतने ही एक्सपेंडिचर में अपने प्राइस और कंजप्शन में रिलेशन को देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रिलेशन को देख रहे हैं कि प्राइस अगर 20% बढ़ जाती है तो हमारा कंजम्पशन में कितने परसेंट की कमी आएगी। तो यहां देखो, पहले जिस प्राइस में 5 में हम 6 यूनिट खरीद रहे थे, अब प्राइस 6 हो जाने से हमारी जो खपत है वो 5 यूनिट हो गई। यानी 6 से कितने की कमी हो गई, 1 की कमी हो गई। कितने पर, 6 पर। और 1/6 की वैल्यू आपको बेहतर तरीके से पता है परसेंटेज में 16.66%। यानी कि जो हमारी खपत है अब वो कितने प्रतिशत कम हो जाएगी, 16.66% कम हो जाएगी। बात क्लियर है। अब यहां पर भी थोड़ा आपका टाइम बच सकता है, यहां पर भी आपका थोड़ा टाइम बच सकता है। कैसे, यहां आपने रेशियो निकाला, ये रेशियो निकालना तो हम बेसिक से सीख चुके हैं और हमें पता है कि ये रेशियो कैसे निकलता है। तो यहां हम डायरेक्ट काम कर सकते थे। डायरेक्ट क्या काम कर सकते थे कि यहां पर ये पूछा गया है कि उसकी प्राइस में जो इंक्रीज हुआ है वो 1/5 का हुआ है, 20% का हुआ है। कितने का हुआ है, 20% का। तो जो खपत में जो कमी होगी वो कैसे होगी, तो यहां पर कमी कितने की होगी, 1 की। लेकिन यहां पर अब बेस क्या बनेगा, अगर यहां पर इंक्रीज होता है तो बेस में ये वाली वैल्यू ऐड हो जाएगी, यानी यहां पर बेस बन जाएगा 6। यानी ये जो आपने किया है इसको बिना किए ही आप डायरेक्ट कमी को निकाल सकते हो। कितना, 16.66%। यानी ये आपके वो लॉजिक है जो आपको एग्जाम हॉल में लगाने हैं। इनको आपको एग्जाम हॉल में इन्हीं अप्रोच से, जो ये अप्रोच मैंने यहां पर फाइनल में समझाई है, इस अप्रोच को ही फॉलो करना है। इसी से आपके आंसर फास्ट आएंगे और इसमें आपका टाइम बचेगा। बात समझ में आई। तो देखो, पहले मैंने स्टार्ट कहां से किया, मैंने यहां से स्टार्ट किया। और जब आपको सारी चीजें एक एक करके मैं क्लियर करते करते यहां से आपका आगे बढ़ते गए, पहले मैंने ये सारा लिख के बताया कि अगर आप बेसिक से करते हो तो सारा का सारा आपको लिखना पड़ेगा। फिर मैंने और एग्जाम्पल को डिटेल में क्लियर करने के लिए मैंने फिर ये लिख के बताया। फिर मैंने उसको और छोटा किया, और छोटा करके फिर मैं आपको कहां पर ले गया कि आप केवल इतना कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन उसके पीछे जो आपको समझाया गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो फिर आप ये कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस है अगर ये समझ में नहीं आई है तो फिर आप इससे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। बात क्लियर है। जैसे एक और एग्जांपल से समझो। एक एग्जांपल क्या है, जैसे मैंने कहा है कि एक व्यक्ति है वो चीनी को परचेस करता है, चीनी को परचेस करता है। वो इस चीनी की प्राइस में कितने की कमी हो जाती है, उस चीनी की प्राइस में लगभग 25% की कमी हो जाती है। प्राइस में 25% की कमी हो गई, यानी हम फ्रैक्शन की बात करेंगे तो 1/4 होगी। यानी पहले अगर वो 4 यूनिट परचेस प्राइस थी, उसकी 4 यूनिट प्राइस थी, कीमत थी चीनी की, अगर पहले कीमत 4 थी तो अब क्या हो गई, कमी हो गई, यानी माइनस। तो अब वो उसकी कीमत कितनी हो गई, 3 हो गई। कितनी हो गई, 3। तो यहां पर प्राइस का रेशियो कितना आ जाएगा, प्राइस का रेशियो 4:3 आ जाएगा, 4:3 आ जाएगा। अगर हम बात करेंगे किसकी, कंजम्पशन यानी कि खपत की, तो हमारी खपत क्या हो जाएगी, यहां पर हमारी खपत हो जाएगी क्या, प्राइस के जस्ट अपोजिट रेशियो में। क्योंकि खर्च बराबर क्या होता है, कीमत गुणे खपत। क्या होता है, कीमत गुणे खपत। जब प्राइस का रेशियो 4:3 है तो हमारा जो दूसरा नंबर है खपत, इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 3:4। क्या हो जाएगा, 3:4। बात समझ में आई। यहां से हम कुछ भी क्लियर कर सकते हैं, हमसे एग्जामिनर कुछ भी पूछे हम हर एक चीज का जवाब सेकंडों में दे सकते हैं। कैसे, यहां पर वो पूछ ले कि हमारी खपत में
कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, क्योंकि प्राइस कम होगी तो बेसिक सी बात है हमारी खपत बढ़ जाएगी। जब प्राइस में कमी होगी तो हमारी खपत बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? बिल्कुल बढ़ जाएगी। यहां देखो पहले हम 3 यूनिट खपत कर रहे थे, लेकिन अब जैसे ही प्राइस कम हुई तो हम 4 यूनिट खपत करने लगे। कितने की वृद्धि हो गई? 1 की। अब यहाँ पर बेस क्या आ जाएगा हमारा? 3। बेस क्या आ जाएगा? 3। 1/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 33.33%। यानी कि हमारी अब खपत कितनी बढ़ जाएगी? 33.33% बढ़ जाएगी। अगर हम अपनी चीनी की कीमत में 25% की कमी करते हैं तो हमारी खपत में जो वृद्धि हो जाएगी वो 33.33% हो जाएगी। अब इसको इतना ना लिख के, जो मैंने ये पूरा लिख के बताया है, इतना आपको लिखना पड़ा। अगर आप ये भी ना लिखो और डायरेक्ट निकालो तो कैसे निकालोगे? 25% क्या हुई? कमी हुई, यानी कमी हो गई 1/4 की। अब हमारे कंजम्पशन में जो क्या होगी? वृद्धि होगी। जब प्राइस में कमी तो कंजम्पशन में वृद्धि, वो कितनी होगी? देखो कमी तो 1 की, वृद्धि तो 1 की होगी, लेकिन यहां पर बेस क्या आएगा? बेस क्या आएगा? यहां देखो बेस कैसे बनाते, अगर ऊपर कमी हो रही माइनस करेंगे नीचे वाले नंबर बेस में, तो 4 से 1 कम हो जाएगा तो बेस हमारा क्या बनेगा? 3। तो यहां पर डायरेक्ट निकल के आ जाएगा आपका 33.33%। बात समझ में आई? यहां पर वो ये भी बोल सकता है, यहां पर वो बोल सकता है कि पहले जो व्यक्ति था वो खपत में कुछ और क्या कर रहा था? खर्च कर रहा था। वो ऐसे बोल सकता है कि चीनी में 25% की कमी करने के बाद कोई व्यक्ति है वो चीनी की वैल्यू में 25% की कमी करता है, और अब वो व्यक्ति बिना खर्चे में परिवर्तन किए और अपनी जो खपत है वो, उसकी जो खपत है वो कितनी हो जाती है? उसकी 120 हो जाती है। अब जो प्रेजेंट में उसकी खपत है वो 120 केजी हो गई, यानी उसने अपने खर्चे को नहीं बढ़ाया है। खर्चे को बिना बढ़ाए हुए उसने चीनी की कीमत में जो कमी की है वो 25% की है, और अब उसका जो खपत है, अब जो उसकी खपत है वो 120 केजी है। तो वो पूछ सकता है कि पहले इसकी खपत कितनी थी। तो ये आपको पता है कि यहां पर पहले जो उसकी खपत थी वो कितनी थी? देखो यहां रेशियो में निकाला, पहले उसकी खपत थी 3 और अब जो उसकी खपत है वो कितनी है? 4। यानी वो कह रहा है कि वर्तमान में उसकी जो खपत है वो 120 है और उसकी रेशियो में खपत है कितनी? 4 यूनिट। तो इस 4 यूनिट की ही वैल्यू कितनी दी गई है? 120 केजी। और अगर हम 1 यूनिट की बात करेंगे तो यहां से निकल के आ जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 30 केजी। और हमसे जो पूछा है उसने कि पहले वो कितनी खपत कर रहा था, यानी जब प्राइस में कोई चेंजेस नहीं किया गया था उस टाइम वो कितनी खपत कर रहा था, कितनी चीनी को परचेस कर रहा था, कितनी क्वांटिटी थी, वो आप बताइए। तो पहले कितनी क्वांटिटी थी? 3 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 30 है तो 3 यूनिट की वैल्यू 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 90 केजी। यानी पहले वो कितनी शक्कर को परचेस कर रहा था? 90 केजी को, 90 किलो को। बात समझ में आ गई? तो जो एक कॉन्सेप्ट है, ये जो लॉजिक है, वो आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इस कॉन्सेप्ट को समझने में आपको कहीं पर 1% का डाउट तो नहीं है? अगर 100% आपकी क्लियरिटी हो गई है तो 1-2 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस और करेंगे, लेकिन हम ये बोलेंगे आपसे कि अगर समझ में आपको नहीं आया है तो आप इस कॉन्सेप्ट को 1 से 2 बार जरूर देखें, आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। क्योंकि इतने आसान तरीके से, आसान डाटा के साथ और 3-3 एग्जाम्पल लेके मैंने क्लियर किया है, और कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो आपको भी बताया है कि एक एग्जामिनर क्या क्या सोच सकता है इस कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे कि इस कॉन्सेप्ट पर एग्जामिनर ने कौन कौन तरीके की लैंग्वेज पर, किस प्रकार के डाटा पर आपको क्वेश्चन क्रिएट करके दिए थे, और आगे कैसे आएंगे ये भी आपको क्लियरिटी मिलेगी इससे। तो यहां पर क्या बोला गया है कि चीनी की कीमत में 15% की कमी आई है और एक व्यक्ति खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर सकता है। देखो यहां कीमत में क्या हो गई? कमी हो गई, 15% की कमी हो गई। कीमत में 15% की कमी हो गई तो वो कह रहा है कि खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। जब हमारी कीमत में कमी होगी तो हमारी जो क्या होगी, इस खपत में क्या हो जाएगी? वृद्धि। सीधी सीधी बात है, यहां देख लो, A इंटू बी अगर कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट है तो होता इस तरीके से है कि अगर A की वैल्यू बढ़ेगी तो B की वैल्यू घटेगी,
और अगर बी की ए की वैल्यू घटेगी तो बी की वैल्यू बढ़ेगी। यहाँ पर उसने बोला है कि प्राइस में कमी की गई है, तो सिंपल सी बात है, बेसिक सी बात है कि खपत में वृद्धि होगी। अब कमी कितने की गई है? 15% की। 15% की क्या आप लोगों को फ्रैक्शन पता है? बिल्कुल पता होगी। कितनी हो जाएगी? 3/20 निकालना है। जिसने पहले नहीं पढ़ा है वो निकाल सकता है 15/100। 5 से काटोगे, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 यानी 20, 3/20। तो यहां पर फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? 3/20। अब यहां कमी की गई है तो क्या लगाएंगे हम? माइनस। अब वो कह रहा है कि खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखो वृद्धि तो 3 की ही होगी, क्योंकि हम यहां पर समझ चुके हैं। अब वो पूरा का पूरा बेसिक तो हम इस क्वेश्चन में करेंगे नहीं, हम तो जो कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं वही करेंगे। तो यहाँ 3 की वृद्धि होगी, लेकिन बेस हमारा क्या बनेगा? बेस बनेगा कैसे? जो बेस है, अगर ऊपर वृद्धि होती तो हम बेस में वो वाली पहले वाले बेस में वो वैल्यू जोड़ देते। यहाँ कमी हुई है तो पहले वाले बेस में हम 3 की कमी करेंगे, तो 20 में 3 की कमी करेंगे तो कितना हो जाएगा? 17। और अगर हम इसमें परसेंटेज की बात करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 100% से। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 300% बटे में 17। क्या ऑप्शन है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी क्या है करेक्ट आंसर। इसको वो आगे डेसिमल में सॉल्व करके भी देता तो भी आप निकाल लेते 70 से डिवाइड करके। ठीक है, तो क्या आ जाता है? 70 एकम 17 एकम 17। ठीक है, कितना बचता है आपका? 13, 130, 17 8 126 और फिर 4 बचते, 17 8 126 4। फिर इसके बाद आप सॉल्व करते जाते हो और आपका आंसर डेसिमल में आ जाता है। ठीक है, और यहाँ परसेंटेज लगा देते। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन मैं आपको वर्क के तौर पे दूंगा, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। इसका आंसर क्या होगा? कल हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे मैंने आज इसलिए कंटिन्यू नहीं किया, वैसे मैं आपको लगभग 95 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने वाला था, लेकिन मैं क्वेश्चन को इस तरीके से समझाना चाहता हूं कि आप लोगों को उस तरीके की लैंग्वेज आपके माइंड में पूरी तरीके से बैठ जाए, कहीं पर डाउट ना रहे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट को परफेक्ट तरीके से समझना है। उसको आज पूरे टाइम में जो भी आपको टाइम मिले उस कॉन्सेप्ट को समझना है। कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आपको जितने भी टाइप मैंने समझा है उन हर एक टाइप को क्लियर करना है, और फिर आपको क्या करना है? इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। यहां पर बोला गया है कि यदि आलू की कीमत में 10% की वृद्धि हो जाती है तो जो उपयोग करता है, जो आलू को खरीद रहा है, वो आलू की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती यानी कि कमी करेगा। अगर कीमत में वृद्धि हुई है तो खपत में कमी होगी। ये बात क्लियर है। और उसने लास्ट में बोल दिया है कि जो उसका खर्च है वो कैसा है? अपरिवर्तित, यानी बदल नहीं रहा है, अनचेंजेड। ठीक है, तो यहां पर इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दोगे। और आज का सेशन आपको कैसा लगा है ये कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है। अगर सेशन पसंद आए इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। उम्मीद करते हैं मेहनत से पढ़ा रहे हैं तो मेहनत से आप लोग पढ़ोगे और अपनी उम्मीदों को, अपने सपनों को पूरा जरूर करोगे। आप जी जान से अपने टारगेट को अपने सामने रखते हुए हर एक दिन मेहनत करो और अपने टारगेट को अचीव करने के लिए हर एक दिन मेहनत में वृद्धि करो। आप मेहनत को बढ़ाते जाओगे और आपके पास ऐसा ऐसा डाटा आ जाएगा कि सिलेक्शन में जो जरूरी है, जो इंपॉर्टेंट सिलेबस के लिए जो जरूरी होता है, वो सारा का सारा आपके माइंड में होगा। तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन पसंद आया होगा। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद।